हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है हमारा सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम से रिलेटेड। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और जियोग्राफी में काफ़ी अच्छा भी लगता है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, सोलर सिस्टम के बारे में। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप पहले से ही मेरे मेंबर बन चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम को। तो सोलर सिस्टम समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ब्रह्मांड, क्योंकि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के अंतर्गत ही आता है। तो ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें तारे, ग्रह, चंद्रमा और अन्य आकाशीय पिंड मौजूद होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक बाल्टी लेना, बाल्टी के अंदर हम जो पानी भरते हैं उस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो बाल्टी क्या है? एक ब्रह्मांड है। और जो उसके अंदर पानी हमने भरा है वो क्या है? तारे, ग्रह और चंद्रमा का एक समूह है। लेकिन बाल्टी का एक आयतन निश्चित है, लेकिन ब्रह्मांड का कोई भी आयतन या द्रव्यमान निश्चित नहीं है। यह कितना बड़ा है आज तक इसको कोई डिस्कवर नहीं कर पाया है। तो हम ब्रह्मांड को एक अनंत काल या अनंत समय के रूप में जानते हैं। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं तथा समस्त सौर परिवार जिसमें सूर्य, चंद्रमा आदि सम्मिलित होते हैं, और इन सभी का अध्ययन करना होता है ब्रह्मांड के अंतर्गत। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की परिकल्पना किसने की और कैसे की? तो सामान्य स्थिति सिद्धांत के आधार पर एब जॉर्ज लेमेंटर ने कई परिभाषाएं दी, और महाविस्फोटक सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, इसका सिद्धांत दिया था गोल्ड और हरमेन बॉन्डी और डॉक्टर एलन सैंडेज के द्वारा। ठीक है, तो मैं बिग बैंग थ्योरी के ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा, पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा जानकारी दी है वह इन्हीं थ्योरी के द्वारा देखने को मिलती है। क्लियर? तो ब्रह्मांड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार इमेज में देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कई सारे आकाशीय पिंड, तारे, चंद्रमा इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से इन्हें नहीं देख सकते क्योंकि ये करोड़ों लाइट ईयर हमसे दूर है। ये सैटेलाइट द्वारा खींची गई काफ़ी पिक्चर है। ये सैटेलाइट से जो हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत कई मंदाकिनी हैं उनकी इमेज ली गई है। तो अब हम बात करेंगे मंदाकिनी के बारे में। तो मंदाकिनी क्या होती है? मंदाकिनी तारों का एक समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। धुंधला सा दिखाई पड़ने का क्लियर मतलब है क्योंकि ये हमसे करोड़ों लाइट ईयर वर्ष दूर है, इसलिए हमें यह आंखों से तो हम किसी भी हाल में से नहीं देख सकते। इसके लिए विशेष टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो यह तारा निर्माण प्रक्रिया का एक गैस पुंज है जिसे मंदाकिनी कहते हैं। ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों का बना होता है। ठीक है, मंदाकिनी मैं आपको इमेज के द्वारा दिखा दूं कि यह पृथ्वी से देखने पर इस तरीके से दिखाई पड़ती है, लेकिन जब हम अपनी ब्रह्मांड यानी पृथ्वी से बाहर जाकर देखेंगे तो जो हमें सैटेलाइट द्वारा इमेज देखने को मिलती है वह इस तरीके की देखने को मिलती है, जो हमें एक धुंधली सी दिखाई पड़ती है। लेकिन जब हम इसे पृथ्वी से देखते हैं तो ये हमें इस प्रकार देखने को मिलती है। तो ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों का बना हुआ है। पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं, यानी मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे क्यों कहते हैं? आप इस इमेज में देख सकते होंगे कि एक लाइन में चल रही है। आप ये देख रहे होंगे, इसमें एक लाइन फॉलो कर रही है। ये लाइन फॉलो करने को ही वे कहते हैं। और आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या कह दिया है? मिल्की वे। वे का मतलब एक लाइन में चलना। क्लियर हो गया होगा आपको? तो मिल्की वे क्यों कहते हैं? तो इस मंदाकिनी का 80% भाग स्पीरियल कहते हैं, यानी इस मंदाकिनी के 80% भाग को स्पीरियल कहते हैं। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवयानी, जिसे इंग्लिश में एंड्रोमेडा भी कहा जाता है। सबसे नई मंदाकिनी की खोज हुई है डावार्फ मंदाकिनी। ठीक है, सबसे नई मंदाकिनी कौन है? डावार्फ मंदाकिनी सबसे नई है। तो आपको मंदाकिनी अच्छे से समझ आ गई होगी कि मंदाकिनी यानी मिल्की वे क्या है। तो एक लाइन में चलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मिल्की वे कहा जाता है। और यह
देखने पर काफी धुंधली दिखाई पड़ती है इस तरीके से। तो अब हमने समझ लिया ब्रह्मांड, समझ लिया मंदाकिनी समझ ली, अब हम समझेंगे सौर मंडल को, जिस पर हमारी पृथ्वी पूरी तरह से डिपेंड है। पृथ्वी ही नहीं, सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं सभी सोलर सिस्टम पर कार्य करते हैं। तो सोलर सिस्टम क्या है उसको समझने के लिए हमें सूर्य को समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सौर मंडल। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। आप इसमें इमेज में देख रहे होंगे, क्या है? ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर किस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं ये सभी ग्रह और अन्य पिंड। आप इस इमेज में देख सकते हैं कैसे कि ये सूर्य है और इसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो सौर मंडल को समझने के लिए हमें सूर्य को अच्छे से समझना होगा। तो जो सभी ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काएं पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहते हैं। तो सौर मंडल सूर्य का प्रभुत्व है, कहने का मतलब यह प्रधान है, ओनर है या लीडर कह सकते हैं सौर मंडल में सूर्य को, क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्यमान का लगभग 99.999% द्रव्यमान इसके अंतर्गत निहित होता है। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, यानी सभी ग्रह को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? सूर्य के द्वारा ही प्रदान की जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सौर मंडल का प्रधान कहा जाता है। और अन्य कारण यह है कि सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये है सौर मंडल की इमेज और इस तरीके से सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये आपस में कोलैप्स नहीं करते, आप देख सकते हैं हर एक का एक पाथ बना हुआ है जिसे रिंग बोलते हैं। तो यह अपने रिंग में और अपने ही अक्ष पर घूमते रहते हैं और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको? तो अब बात करेंगे हम सूर्य के बारे में। तो सूर्य सन, तो सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी यानी दुखद मेला जिसे कहते हैं, उसके केंद्र का लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाया था, जो हमारी मंदाकिनी है उसके किसी कोने में सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम हमारा वर्क करता है। मान लीजिए ये हमारी जो स्लाइड है, ठीक है, तो ये हमारी पूरी स्लाइड है यहाँ पर, तो इस पूरी स्लाइड को हम क्या मान लेते हैं? पूरी मंदाकिनी मान लेते हैं। और इस मंदाकिनी के कई इस हिस्से में सौर मंडल हमारा कार्य कर रहा है। आप देख रहे होंगे इस इमेज में कि ये हमारी पूरी वर्कशीट क्या है? एक मंदाकिनी है और इस मंदाकिनी के कहीं कोने में यह सोलर सिस्टम वर्क कर रहा है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो मिल्की वे मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है। ठीक है, जो हमारे ब्रह्मांड का परिक्रमण काल है वह कितना है? 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मोस ईयर कहते हैं। यानी पूरी मंदाकिनी में जो सोलर सिस्टम को चक्कर लगाने में जो समय लगता है वह कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, जिसे क्या कहा जाता है? एक चक्कर पूरा करने को क्या कहा जाता है? कॉस्मोस ईयर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको? फिर है सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की दिशा में यह चक्कर लगाता है। यह इसके मध्य का भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% व अन्य तत्व 2.5% होते हैं, जिनसे सूर्य बना है और वह लगातार प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न करता जा रहा है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। जो सूर्य का केंद्रीय भाग होता है उसको क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, जिसका ताप 1.5 इंटू 107 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? जो सबसे बाहरी सतह है, ऊपरी सतह है, उसका तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। हंस बेत ने बताया कि
सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? जो 4 हाइड्रोजन नाभिक है वह किसका निर्माण कर रहे हैं? एक हीलियम नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता रहता है। तो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है जिस कारण सूर्य की ऊर्जा लगातार बनती रहती है। तो सूर्य का दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहते हैं। जहां से ऊर्जा निकलती है, जिस सतह से चमकीला होता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा दिए के किनारे अंधेरा सा होता है, इसी कारण सूर्य के प्रकाश मंडल के जो किनारा है वहाँ प्रकाशमान नहीं होता है। तो सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इस वर्णमंडल को क्रोमोस्फेयर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रोमोस्फेयर कहते हैं, जो हमें लाल रंग का दिखाई पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। तो सूर्य किरीट एक्स रे उत्पन्न करती है। कैसी रे उत्पन्न करती है? एक्स रे उत्पन्न करती है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरण से प्रकाश की प्राप्ति होती है। मतलब जब सूर्य ग्रहण पूरी तरह से हो जाता है तो आपने किनारे से देखा होगा रोशनी निकलते हुए, तो इसी को क्या कहते हैं? सूर्य किरण कहते हैं। क्लियर? फिर है सूर्य की उम्र कितनी है? लगभग 5 बिलियन वर्ष सूर्य की उम्र मानी जाती है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। और ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर औरोरा यानी जो सूर्य की प्रकाश होती है, ऊर्जा होती है, उसको उत्तरी ध्रुव पर औरोरा बोरेलियस और दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। अब बात करते हैं हम सूर्य के धब्बे के बारे में। तो जो सूर्य पर आपने डार्क धब्बे देखे होंगे रेड कलर में, ठीक है, काले नहीं, एक तरीके से रेड कलर में, मेहरून कलर में वो देखने को मिलते हैं। तो जो इनके आसपास का जो तापमान है वह 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है सूर्य के केंद्र से। ठीक है, तो सूर्य के धब्बे का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है। यानी जो सूर्य के धब्बा जब बनता है उस पर, तो वह 22 वर्षों तक ट्रेवल करता है सूर्य में ही। तो पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा का साइज बढ़ता जाता है और उसके 11 वर्षों के बाद इसका साइज घटता चला जाता है और यह खत्म हो जाता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझनावट देखने को मिलती है, जिसे हम मैग्नेटिक स्टॉर्म्स कहते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है और रेडियो, टेलीविजन और बिजली से चलने वाले यंत्रों में खराबी देखने को मिलती है। किन कारण मिलती है? जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये ज़्यादातर ब्राउन कलर के देखने को मिल रहे होंगे। इन्हीं धब्बों के कारण मैग्नेटिक झंझनाहट यानी मैग्नेटिक स्टॉर्म देखने को मिलता है, जिस कारण पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, बिजली और कंपास आदि के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। तो सूर्य का व्यास लगभग कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है। कितना है? 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना बड़ा है। कितना है? 110 गुना पृथ्वी से बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना है? 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। जो सूर्य का ताप है वह पृथ्वी को कितना मिलता है? 2 अरब वाला भाग मिलता है। क्लियर? तो सौर मंडल के ग्रह के बारे में हम बात करेंगे। ये तो था हमारा सूर्य। अब हम बात करेंगे सूर्य पर डिपेंड सभी ग्रहों के बारे में। तो सौर मंडल में सबसे पहले यानी कुछ समय पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, पर आज वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 रह गई है। तो सौर मंडल में से सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब 2006 में जिस ग्रह को अलग किया गया था वह था प्लूटो। तो प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया क्योंकि
प्लूटो क्या था, वरुण ग्रह की कक्षा को ओवरलैप करता था, यानी वरुण ग्रह की कक्षा को काटता हुआ परिक्रमा करता था। इसलिए इसे क्या किया गया, सूर्य सौर मंडल के ग्रहों से निकाल दिया गया। क्योंकि इसका कारण क्या था कि सभी ग्रह अपने पाथ में चक्कर लगाएंगे। अगर कोई ग्रह किसी के पाथ को काट कर चक्कर लगाता है तो उसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। क्लियर। तो अब बात करेंगे सबसे पहले हम बुध ग्रह के बारे में, जो सौर मंडल का सबसे पहला ग्रह है। तो यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। यह ग्रह बुध यानी सूर्य के सबसे निकट है और यह चारों ओर तेजी से घूमता है। ठीक है, यह सबसे तेज घूमने वाले ग्रहों में से भी एक है। इसकी सूर्य से दूरी 5.79 करोड़ किलोमीटर है। कितनी दूरी पर है ये? 5.79 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है और इस ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलता है। क्लियर। अगला है शुक्र। तो शुक्र धरातल से 2 गुना बड़ा है, यानी पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है और सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। तो यह दूसरे नंबर पर आता है। यह सुंदर और चमकीला ग्रह है जिसे कई बार शानदार सूर्यास्त और सूर्योदय के दृश्यों में भी देखा जा सकता है। यह सबसे चमकीला है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, सभी ग्रह कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, और यह कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज घूमता है। यह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के लगभग समान है, लेकिन पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है। क्लियर। इसके बाद है पृथ्वी यानी अर्थ। यह हमारे सौर मंडल का तीसरा ग्रह है। यह हमारी धरती सौर मंडल का कैसा ग्रह है? तीसरा ग्रह है और इस पर जीवन होने का एकमात्र ज्ञात उदाहरण है। यानी सौर मंडल के किसी भी ग्रह पर कोई जीवन देखने को नहीं मिला है पृथ्वी के अलावा। तो यह आकार में कैसा है? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और सौर मंडल का तीसरा ग्रह है। याद रखिएगा, आकार में कैसा है? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, कैसे झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर 1,610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमती है। कितनी चाल से घूमती है? 1,610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 365 दिन का समय लगता है, लेकिन ये 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड कहाँ से आ गए? मैं आपको बता दूं, जो पृथ्वी को पूरा समय लगता है वह 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड ही लगता है। लेकिन जो ये 5 घंटे हैं, इनको हम एक दिन में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, जो 4 साल का जोड़कर बनाया जाता है। जिसे आपने देखा होगा फरवरी, कभी फरवरी 28 की होती है, कभी 29 की, और जो 29 की होती है वह कब आती है? 4 साल बाद आती है। तो जो 4 साल में जो 5 घंटे हैं, तो जब 4 में इस समय का गुणा करेंगे तो हमें पूरा एक दिन प्राप्त होता है। तो इसी को हम 4 साल बाद जोड़ देते हैं फरवरी के दिन में। क्लियर हो गया होगा आपको। तो 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड लगता है पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में। तो जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। देखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। अगला है मंगल। तो मार्स इसे इंग्लिश में कहते हैं। मंगल धरती के ठंडे से गर्म ग्रहों में से एक है और इसमें मृग, मकर या सुषुप्ति के नाम से इसे जाने वाले समुद्र और पर्वतों की सृष्टि में आते हैं। तो इसमें कई प्रकार के पहाड़ देखने को भी मिलते हैं। इसकी संरचना कैसी है? ऊबड़ खाबड़ है। तो जो मंगल है, पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है। कैसा है? पृथ्वी के व्यास का आधा है। तो मंगल के 2 चंद्रमा हैं,
एक फोबोस और एक डीमोस। तो मंगल के कितने चंद्रमा हैं? 2, फोबोस और डीमोस। अगला है गुरु यानी जुपिटर। तो गुरु सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें बड़े तारा होता है। इसे क्या कहा जाता है? एक बड़े तारे के रूप में जाना जाता है, जिसे हम गुरु कृपा भी कहते हैं। जो हमारे हिंदू मान्यताओं में क्या है, इसे गुरु कृपा के नाम से भी जाना जाता है। फिर है शनि, जिसे इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। तो शनि एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसे उच्च या मंद निग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी चाल काफी धीमी है। इसके चारों ओर एक बड़ा अनुष्ठान होता है, जिसे हुल्लू कहा जाता है। ठीक है, आप इसको एक विशेष ग्रह के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि यह एक एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर कई सारे बर्फ के गोले देखने को मिलते हैं। ये कैसे? बर्फ की रिंग, और इसमें कई सारे आकाशीय पिंड भी देखने को मिलते हैं, जो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं इसके ऑर्बिट में। क्लियर? अगला है अरुण, यूरेनस। यूरेनस एक अनुष्ठानीय ग्रह है और इसका धनुवर्ण होता है। यूरेनस हमारे सौर मंडल में सूर्य से कैसा है? 7वां ग्रह है। हमारे सौर मंडल में चारों ग्रहों में से इसको क्या कहा जाता है? गैस दानव कहा जाता है। जो अन्य ग्रह हैं, चार वह कैसे हैं? गैसों से बने हैं, लेकिन इसमें गैसों की मात्रा सबसे अधिक देखने को मिलती है। इसमें कोई भी मिट्टी पत्थर नहीं पाया जाता है। ठीक है, अन्य ग्रहों पर मिट्टी पत्थरों की मात्रा देखने को मिलती है, लेकिन यह गैसों से पूरा बना हुआ है। यह ग्रह ऐसा है जो पूरी गैसों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे गैस दानव के नाम से भी जानते हैं। अगला है नेपच्यून। तो नेपच्यून सौरमंडल का 8वां और अंतिम ग्रह है। इसका रंग नीला है और इसे उच्च या मंद निग्रह भी माना जाता है। हमारे सौरमंडल में सूर्य से यह 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। क्लियर? तो ये कैसा है? यह एक नीले ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो ये थे हमारे 8 ग्रह। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चलते हैं, जिसमें हम ग्रहों की सूर्य से दूरी, जो परिक्रमण काल है उसको जानेंगे, अक्ष पर झुकाव, व्यास और उपग्रह की संख्या हम जानेंगे। तो सबसे पहला है बुध। तो बुध की जो सूर्य से दूरी है वह कितनी है? 5.79 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। जो इसका परिभ्रमण काल है वह कितना है? 88 दिन का है। कितना है? 88 दिन का है। और परिक्रमण काल की अवधि कितनी है? वह है 58 दिन की। इसका अक्ष पर झुकाव 0 डिग्री है। व्यास में है कितना है? 4878 किलोमीटर। कितना है? देखिए व्यास इसका 4878 किलोमीटर। इसके उपग्रहों की संख्या 0 है, यानी इसका कोई उपग्रह नहीं है। फिर है शुक्र। ठीक है, यह सूर्य से कितनी दूरी पर है? लगभग 10 करोड़ की दूरी पर है। इसका परिभ्रमण काल की अवधि कितनी है? 224.7 दिन। और इसका परिक्रमण काल की अवधि कितनी है? 243 दिन। अक्ष पर झुकाव इसका कितना है? 3 डिग्री। और व्यास इसका कितना है? 12,402 किलोमीटर। उपग्रह की संख्या 0 है। फिर है पृथ्वी। यह तीसरे नंबर पर आती है। इसकी सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर देखने को मिलती है। इसकी परिभ्रमण काल कितना है? 365.26 दिन। ठीक है, कितना है? 365.26 दिन इसका परिभ्रमण काल है। और यह परिक्रमण काल इसका कितना है? 25 यानी 56 मिनट और 23 सेकंड इसका परिभ्रमण काल है, जिसे हम 24 घंटे के रूप में जानते हैं। अक्ष पर झुकाव कितना है? 23 डिग्री है। और व्यास कितना है इसका? 12,756 किलोमीटर। और इसका उपग्रह की संख्या कितनी है? 1 है। फिर है मंगल। इसका सूर्य से दूरी कितनी है? 22.79 करोड़ किलोमीटर। परिभ्रमण काल कितना है? 687 दिन। और इसका अक्ष पर झुकाव कितना है? 23 डिग्री से 59 डिग्री तक इसका अक्ष पर झुकाव है। व्यास कितना है? 6,787 किलोमीटर। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2 है। फिर है बृहस्पति। तो यह सूर्य से कितनी दूरी पर है? 77 करोड़ किलोमीटर लगभग इसकी दूरी है। और इसके परिभ्रमण काल की अवधि कितनी है?
लगभग 11 वर्ष की इसकी अवधि है परिभ्रमण काल की, और परिक्रमण काल इसकी कितनी है? 9 घंटे 50 मिनट 30 सेकंड इसकी समय है। ठीक है। उसके बाद है अक्ष पर झुकाव। अक्ष पर झुकाव कितना है इसका? 3 डिग्री इसका अक्ष पर झुकाव है। क्लियर। फिर इसकी जो व्यास है, व्यास कितना है? 1,42,222 किलोमीटर इसका व्यास है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। कैसा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 67 इसके उपग्रहों की संख्या है। फिर उसके बाद है शनि। तो शनि का जो दूरी है सूर्य से वह है 142 किलोमीटर, यानी 142 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। इसकी परिभ्रमण काल अवधि कितनी है? 30 वर्ष है। और इसकी अपने अक्ष पर परिक्रमण काल की अवधि कितनी है? 10 घंटे 14 मिनट है। झुकाव कितना है? 26 डिग्री। और इसकी जो व्यास है वह कितना है? 1,20,500 किलोमीटर। और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 62 इसके उपग्रहों की संख्या है। फिर है अरुण। इसकी सूर्य से दूरी 287 करोड़ किलोमीटर है। इसकी परिभ्रमण काल की अवधि कितनी है? 84 वर्ष लगभग। और परिक्रमण काल की अवधि 16 घंटे 10 मिनट। अक्ष पर झुकाव 82 डिग्री है। और व्यास इसका कितना है? 51,400 किलोमीटर का इसका व्यास है। उपग्रहों की संख्या 27 है। और आखिर में है वरुण। इसकी सूर्य से दूरी लगभग 449 यानी करोड़ किलोमीटर दूर है। इसकी परिभ्रमण काल की अवधि कितनी है? 164 वर्ष है। और इसकी जो परिक्रमण काल है उसका समय कितना है? 16 घंटे। अक्ष पर ये कितना झुका हुआ है? ये 28 डिग्री झुका हुआ है। और इसका व्यास कितना है? 48,600 किलोमीटर इसका व्यास है। और उपग्रहों की संख्या कितनी है? 14 है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सौर मंडल से रिलेटेड, जो कि सीधा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद है आपको पूरा सौर मंडल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।